हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 को जो है कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग उद्योग को पढ़ेंगे और जितने भी प्रकार के उद्योग होते हैं उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उद्योग, उसमें चैप्टर 5 है उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, एकदम से इसको आपको करना है। तो उद्योग का वर्गीकरण सबसे पहले देखते कच्चा माल क्या होता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समृद्ध आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। मतलब जो कच्चा माल होता है, यह कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समृद्ध आधारित और वन आधारित जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कच्चा माल, हाँ, जो कि कच्चा माल क्या होंगे? जो उद्योग आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग किस प्रकार से होते हैं उसको समझते हैं। कृषि आधारित जो वनस्पति और जंतु उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। मतलब जिसमें वनस्पति और जंतु का, उनके उत्पादों का उपयोग होता है। अब खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? यह प्राथमिक उद्योग है जो खनिज और अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मतलब ये प्राथमिक उद्योग माना गया है। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है उसको खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समृद्ध आधारित। समृद्ध आधारित सागरों एवं महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसको कहते हैं समृद्ध आधारित। क्या कहा जाता है? समृद्ध आधारित। सागरों एवं महासागरों से जो हमारे ओशियन से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको समृद्ध आधारित कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें क्या? वन आधारित। वन आधारित वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उसको वन आधारित उद्योग कहते हैं। यानी वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, इसको वन आधारित उद्योग कहा जाता है, ठीक है। अब आकार की बात करें तो आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादों की मात्रा से है। मतलब इसका आकार कैसा होना चाहिए? तो इसका जो आकार है, पूंजी की राशि, मतलब जहाँ पे हम लोग अपनी पूंजी लगा रहे हैं वो कितने लोगों की संख्या के उत्पाद की मात्रा पर डिपेंड करता है कि उसका आकार कितना है। जितनी आप पूंजी लगाएंगे आपके उद्योग उतना जो ज़्यादा जो है विस्तारित होगा, ठीक है। ये पूरा आपके एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स दिए हुए, तो ये वर्गीकरण है, ठीक है ना। कृषि आधारित उद्योग जो कृषि पर डिपेंड है, खनिज आधारित उद्योग बनाए जा सकते हैं, समुद्र आधारित, वन आधारित। अब बात करते हैं आकार, ठीक है। आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है। मतलब आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि और नियोजित लोगों की संख्या और उत्पाद से है, ठीक है। तो यहाँ पास लघु के आधार पर, यानी कि आकार के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने प्रकार से हो सकते हैं? ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है आपका लघु आधारित उद्योग और एक होता है आपका वृहद आकार के उद्योग। तो ये आकार के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका लघु आकार के उद्योग और एक आपका क्या? वृहद आकार के उद्योग, ठीक है। अब बात किया जाए स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योग की निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो स्वामित्व का मतलब मालिक, हाँ, उद्योग का जो मालिक होगा, उद्योगों के निजी क्षेत्र का मालिक स्वामित्व हो सकता है या राज्य स्वामित्व भी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या समूह के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन जो है एक व्यक्ति या समूह के रूप में होता है। फिर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा होता है। फिर विश्व औद्योगिक प्रदेश जो है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप तथा पूर्वी एशिया
जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट है उसके आधार पर विश्व औद्योगिक प्रदेशों को बांटा गया है। ठीक है, भारत में औद्योगिक प्रदेश की बात की जाए तो भारत में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जहाँ पर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, जिस प्रकार से ऊपर हमने बताया कि यह विश्व में इंडस्ट्रियल एरिया आपका पूर्वोत्तर अमेरिका हो गया, पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, उसी प्रकार से भारत में भी बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे क्षेत्र जो हैं भारत में औद्योगिक प्रदेश के रूप में, यानी भारत में इंडस्ट्रियल एरिया माने गए हैं। ठीक है, औद्योगिक विपदा की बात की जाए तो औद्योगिक विपदा जो है यह विपदा का मतलब वो हो गया कि ट्रेजेडी आती है, कहीं ना कहीं आई है और उससे संबंधित बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी आई थी, जो कब आई थी? 3 दिसंबर 1984। कब आई थी? 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, और जिसके कारण से लगभग 35,558 मृत्यु देखने को मिली। ठीक है, फिर बात करें चाइना, 23 दिसंबर 2005 को जो है चाइना में एक विपदा आई थी। ठीक है, जिसके कारण से क्षतिग्रस्त वाला क्या इलाका था? यह जो है आरा, आँख, त्वचा, फेफड़ा, ये सभी क्षतिग्रस्त, मतलब कि ये जो ट्रेजेडी हुई ना, इस ट्रेजेडी के आधार पर यह आँख, त्वचा, फेफड़ा, ये सारे के सारे इफेक्टेड है। ठीक है, मृत्यु लगभग 243 लोगों की, ये चाइना की बात की जा रही है, ये वाले जो है ये चाइना का है, लगभग 243 लोगों की मृत्यु हुई, 9,000 लोग जो है इससे ग्रसित हुए। ये दोनों कांड याद रखिएगा, जो कि इंडस्ट्रियल की कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर बात करें आगे, इस्पात आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। ठीक है, इस्पात आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात केंद्र कौन कौन से है? इस्पात केंद्र देखिएगा, इस्पात केंद्र आपके हो जाएगा भिलाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? भिलाई, दुर्गापुर, वर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं, वे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये सभी के सभी इस्पात केंद्र माने गए हैं। 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। मतलब 1947 की अगर बात की जाए तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टिस्को। और जो कि 1947 यानी 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको टिस्को कहते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि आप देख सकते हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन नीचे बताया गया है, ये देखिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये डालमा पहाड़ी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ये झारखंड बोकारो वाला क्षेत्र है ये। देन उसके बाद आप देखिए, ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाटा इस्पात कारखाना है। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है, एक तरफ आप देखिए इधर ये वाला जो हिस्सा ये रेलवे लाइन है, और ये जो रेड कलर से लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य सड़क। तो ये पूरा वर्ल्ड मतलब इंडिया का जो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास, ये स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी के आसपास का क्षेत्र बताया गया है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जैसे ये टाटा इस्पात कारखाना है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे मुख्य सड़कें जो है निर्माण किया गया है। ठीक है ना, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में इसको बताया गया है। और कॉलोनी के रूप में भी, जैसे हेल्को कॉलोनी वगैरह, यहाँ पे टेल्को कॉलोनी बनाया गया है, गोल्फ कोर्स है इधर। ठीक है, डिमना झील आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, कारखाई नदी है, और आदित्यपुर क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा मैप है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, बस ये इस्पात क्षेत्र का इलाका है। ये जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति है, मतलब ये जो आपका जमशेदपुर वाला क्षेत्र है ना, उसकी स्थिति है। ठीक है,